लगती है। शुक्र था उसने सिर्फ अपीयरेंस देखकर मुझे जज नहीं किया, वरना इतनी ह्यूज कमीशन उसके हाथ से निकल जाती। वो बताती है कि रेगुलर गियर का पेमेंट जल्दी हो जाएगा, लेकिन बो ऑफ डार्कनेस को सेल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर वो वीआईपी रूम से बाहर चली जाती है। रूबी के जाने के बाद मैं कुछ ग्रीन प्लैटिनम गियर निकालता हूँ जो मैंने पर्सनल यूज के लिए बचा के रखे थे। पहला पीस था फ्लेम क्यूरास, डिफेंस प्लस 500, स्ट्रेंथ प्लस 50%, पैसिव एबिलिटी बर्न, आसपास के एनिमीज को स्कॉर्च करता है और हर सेकंड 100 डैमेज देता है। इसके अलावा मेरे पास फ्लेम ग्रीव्स, फ्लेम हेल्म और फ्लेम सेट के बाकी पीसेस भी थे, और जब इन्हें फ्लेम किंग स्वॉर्ड के साथ पेयर किया जाए तो पूरा लोड आउट एब्सोल्युटली मैग्निफिसेंट लगता है। मेरी पुरानी रैगेड अपीयरेंस से इन्फिनाइटली बेटर, और अब मैं ऑफिशियली सेकंड टियर पहुंच चुका था, यानी कॉन्टिनेंट के वास्ट मेजॉरिटी ऑर्डिनरी प्रोफेशनल से ऊपर। ट्रूली एक्सपर्ट रियल में एंटर कर चुका था। अगर मैं अपने किलिंग मूव्स अनलीश कर दूं तो थर्ड टियर पावर हाउस से भी फाइट कर सकता हूं। मैं डिसाइड करता हूं थोड़ा बाहर घूमूं। जैसे ही मैं बाहर निकलता हूं, पीछे से एक आवाज सुनाई देती है, लॉन्ग टाइम नो सी बडी, यहाँ क्या कर रहे हो? एक शार्प सूट पहना आदमी मुस्कुराते हुए मेरी तरफ आता है और शोल्डर पर हाथ रख देता है। उसकी आईज मेरी शैबी आउटफिट को स्कैन करती है और उनमें कंटेम्प्ट की फ्लैश चमक जाती है। बडी कैसे हो आजकल? उसे देखते ही मैं इंस्टिंक्टिवली फ्राउन कर लेता हूँ। उस आदमी का नाम मार्विन था, मेरा हाई स्कूल क्लासमेट, लेकिन मुझे उससे स्लाइटेस्ट फॉन्डनेस भी नहीं थी। हाई स्कूल में मेरी एक वेल्दी गर्लफ्रेंड थी, लेकिन मार्विन ने दूसरे लड़के के साथ मिलकर उसे मुझसे दूर कर दिया। उसने मेरी बैक स्टैब की। वो दूसरा लड़का भी रिच एयर था। मार्विन ने फेवर पाने के लिए मुझे बेच दिया। जब तक मुझे सच्चाई पता चली बहुत देर हो चुकी थी। मेरा रिलेशनशिप ऑलमोस्ट बियॉन्ड रिपेयर हो चुका था। हालांकि मेरी गर्लफ्रेंड एक्चुअली उस रिच एयर को पसंद नहीं करती थी, इसलिए उनका प्लान पूरी तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाया। आज मार्विन इतना पॉलिश्ड और सक्सेसफुल दिख रहा था तो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उसी वेल्दी यंग मास्टर से चिपक गया था। ऐसे स्नेक जैसे इंसान को देखकर ऑब्वियसली मेरा मूड खराब ही होना। मार्विन क्लियरली समझ रहा था कि मैं क्या सोच रहा हूँ, लेकिन उसे स्लाइटेस्ट रिग्रेट नहीं था। आखिर उसकी नजर में दुनिया का रूल सिंपल था, एवरी मैन फॉर हिमसेल्फ। अगर उसने उस वक्त मुझे बिट्रे नहीं किया होता तो आज उसे ये ग्लोरी नहीं मिलती। उसके लिए एक दोस्त को सैक्रिफाइस करना कुछ भी नहीं था। जरूरत पड़े तो वो अपनी वाइफ तक भेज देता और उसे भी वर्थ इट पाता। मार्विन स्माइल करके कहता है, बड़ी मैं ऑनेस्टली तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, तुम्हें एक लेग अप देना चाहता हूँ। यंग मास्टर लूकस ने कहा है अगर तुम मोना से खुद बोल दो कि तुम उसके लायक नहीं हो तो वो तुम्हें एग्जीक्यूटिव पोजीशन देगा। एनुअल सैलरी 1 मिलियन गोल्ड। मेरी आंखें धीरे धीरे नैरो हो जाती हैं। कितना लाफेबल था ये सब। मैं ऐसा कुछ करूंगा? इम्पॉसिबल। मैं कोल्डली अपना सिर घुमाता हूँ और वहाँ से जाने लगता। अगर और कुछ नहीं है तो मैं जा रहा हूँ। मार्विन तुरंत पीछे से आवाज लगाता है, लायन तुम अभी भी मोना के बारे में सोच रहे हो क्या? मेरी मानो और अब छोड़ दो। तुम्हें अंदाजा भी है वो अब कितनी स्ट्रांग हो चुकी है और यंग मास्टर लूकस कितना पावरफुल है। दोनों बहुत पहले ही 4th टियर पहुंच चुके हैं और 2 महीने बाद सेक्रेड मिलिट्री एकेडमी का एग्जाम देने वाले हैं। तुम और मैं सिर्फ कॉमनर्स हैं। उनकी जिंदगी हमारी जिंदगी से फंडामेंटली अलग। अगर तुम बस यंग मास्टर लूकस के सामने सिर झुका दो तो तुम्हें 1 मिलियन गोल्ड एनुअल सैलरी मिल जाएगी। इतनी रकम तो बहुत लोग पूरी जिंदगी में नहीं कमा पाते। मैं कोल्ड लाफ छोड़ता हूँ, फॉरगेट इट। मैं तुम्हारी तरह लैप डॉग नहीं। मेरी फर्म एटीट्यूड देखकर मार्विन आखिर परसुएजन छोड़ देता है। वो रिग्रेटफुल टोन में सिर हिलाता है, क्या शेम है। तभी उसकी सेक्रेटरी आगे बढ़कर रिमाइंड करती है, मिस्टर मार्विन बो ऑफ डार्कनेस की ऑक्शन शुरू होने वाली, हमें जल्दी पहुंचना होगा। ये सुनकर मैं थोड़ा सरप्राइज्ड होता हूँ। बो ऑफ डार्कनेस बेयरली मार्केट में आया था और ऑलरेडी हर मेजर फैक्शन का अटेंशन खींच चुका था। लगता है मार्विन आज ली फैमिली की तरफ से इस वेपन के लिए आया है। वो एरोगेंट टोन में कहता है, ये वेपन मैं हर हाल में लेकर जाऊंगा। मैं तो तुम्हें भी साथ ले जाने वाला था ताकि मिथिक इक्विपमेंट कैसी होती है देख सको, लेकिन जब तुमने ऑफर रिजेक्ट कर दिया तो भूल जाओ। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ जाती है। ये आदमी मुझे वही वेपन दिखाने ले जाना चाहता है जो मैं खुद बेच रहा हूँ। सच में सेंचुरी का सबसे बड़ा जोक। मैं कंटेम्प्ट से स्कॉफ करता हूँ और वहां से वापस वीआईपी रूम की तरफ चल देता हूँ। जैसे ही रूबी मुझे देखती है एक्साइटमेंट से बोल पड़ती है, मिस्टर लायन बो ऑफ डार्कनेस की ऑक्शन आधे घंटे में शुरू होगी। आज कई बिग बायर्स आए हैं। बिग बायर्स का मतलब था मैसिव फाइनल प्राइस और उसकी कमीशन भी उसी हिसाब से बढ़ती। अब वो मुझे ऑलमोस्ट फीवरिश नजरों से देख रही थी, जैसे मैं उसका पर्सनल मील टिकट हूँ। आधे घंटे बाद वीआईपी रूम की एलसीडी स्क्रीन पर लाइव ऑक्शन फीड शुरू हो जाती है। हर बिडर की ऑफर स्क्रीन पर दिखाई दे रही थी। बो ऑफ डार्कनेस की स्टार्टिंग प्राइस थी 10 मिलियन गोल्ड, मिनिमम इंक्रीमेंट 500,000 गोल्ड। ऑक्शन शुरू होते ही ऑरेलियस फैमिली तुरंत 11 मिलियन बिड कर देती है। थोड़ी ही देर में प्राइस 13,500,000 तक शूट कर जाती है। फिर मोमेंटम धीरे धीरे स्लो होने लगता है। आखिर कोई 15 मिलियन बिड करता है और बाकी सब शांत हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही मैं बिडर का नाम देखता हूँ मेरी आंखें हल्की चौड़ी हो जाती हैं। ली ग्रुप, यानी ये मार्विन की तरफ से बिड थी। मैं कोल्ड लाफ छोड़ता हूँ और रूबी से पूछता हूँ, क्या मैं खुद बिडिंग में ज्वाइन कर सकता हूँ? रूबी मूवमेंट भर हेजिटेट करती है। टेक्निकली कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने खुद ही वापस जीत लिया तो आपको कमीशन फिर भी पे करनी होगी। उसका आंसर मिलते ही मैं तुरंत बोलता हूँ, 19,500,000 बिड करो। अर्लियर मैंने मार्विन को कहते सुना था कि ली फैमिली बो ऑफ डार्कनेस हर कीमत पर चाहती है, इसलिए मैंने गैम्बल करने का फैसला किया। प्राइस को 20 मिलियन तक पुश करके मार्विन को ब्लीड ड्राई करना चाहता था। ये अमाउंट सुनते ही रूबी स्टन रह जाती है। मिस्टर लायन आप सीरियस हैं? अगर किसी ने काउंटर बिड नहीं की तो वेपन वापस आपके पास आएगी और एक्सचेंज की सेवरल मिलियन फीस भी देनी पड़ेगी। लेकिन मैं एक सेकंड भी हेजिटेट नहीं करता। क्विकली बिड सबमिट करो। फाइनल बिडिंग राउंड शुरू होने वाली थी। रूबी आखिर हेजिटेशन छोड़ देती है। उसे मेरी पेमेंट कैपेबिलिटी की चिंता नहीं थी, क्योंकि अर्लियर वाले 1000+ गियर पीसेस ही 10 मिलियन से ऊपर थे। वो जल्दी से कॉल करती है और स्क्रीन पर नंबर इंस्टेंट 15 मिलियन से जंप होकर 19,500,000 हो जाता है। पूरा ऑक्शन हॉल शॉक में चला जाता है। चाहे बो ऑफ डार्कनेस कितनी भी
अमेजिंग हो, उसकी इतनी प्राइस इम्पॉसिबल लग रही थी। रूबी टेंशन में लिटरली स्वेटिंग करने लगती है। अगर किसी ने काउंटर बिड नहीं की तो ये ऑरेंज टियर वेपन वापस मेरे पास आएगी और मुझे एक्सचेंज को ह्यूज फीस पे करनी पड़ेगी। काउंटडाउन शुरू हो चुका था, ऑक्शन खत्म होने के करीब थी। मीनवाइल दूसरे वीआईपी रूम में मार्विन रेज से जल रहा था। कौन हरामी मेरे अगेंस्ट बिड कर रहा है? ली फैमिली ने उसे स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया था, बो ऑफ डार्कनेस हर हाल में वापस लानी थी। वो इस वेपन से अपने इंटरनल एक्सपर्ट की स्ट्रेंथ बूस्ट करना चाहते थे, इसलिए मार्विन को 15 मिलियन गोल्ड देकर भेजा गया था। लेकिन अब कोई आउटसाइडर बीच में घुस आया है। मिशन कंप्लीट करने के लिए मार्विन को अपनी पॉकेट से पैसा डालना पड़ रहा था। अगर असाइनमेंट फेम हो गया तो उसकी पोजीशन खत्म, सब कुछ छिन जाएगा। उसने सालों में जो 5 मिलियन सेव किए थे वो एक इंस्टेंट में उड़ने वाले थे। उसका दिल लिटरली खून रो रहा था। दूसरी तरफ मैं नर्वस होकर सामने की स्क्रीन को घूर रहा था, उम्मीद कर रहा था कि मेरा गैम्बल सही निकले। फाइनल सेकंड्स में अचानक स्क्रीन पर प्राइस जंप करती है, सीधे 20 मिलियन गोल्ड। मैं राहत की लंबी सांस छोड़ता हूं। रूबी अमेजमेंट से मुझे देखती है। आपको कैसे पता था कि कोई डेफिनेटली काउंटर बिड करेगा? प्राइस एवरेज से पूरे 7 मिलियन ऊपर जा चुकी थी। वो एडमिरेशन से कहती है, मिस्टर लायन आप इनक्रेडिबल है, आपको कैसे कॉन्फिडेंस था? मैं बस मिस्टीरियस स्माइल देता हूँ, सीक्रेट है। ऑक्शन खत्म होने के बाद रूबी मुझे बताती है कि 1000 प्लस गियर पीसेस की टोटल वैल्यू 13,450,000 गोल्ड निकली। बो ऑफ डार्कनेस की 20 मिलियन ऑक्शन ऐड करके और 10% कमीशन काटने के बाद टोटल अमाउंट बनता है 31,450,000 गोल्ड। ये पूरी रकम मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। इतना कहकर रूबी रूम से बाहर चली जाती है। कुछ मोमेंट्स बाद मुझे मैसिव ट्रांसफर रिसीव हो जाता है। अब मेरे पास हाउस खरीदने लायक पैसे थे, लेकिन सबसे पहला काम जो मैं करता हूँ वो है ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म खोलकर एक एक्सट्रीमली रेयर स्किल बुक खरीदना, डिस्ट्रक्शन स्वॉर्ड आर्ट। एंडलेस स्वॉर्ड इंटेंट ट्रिगर होने के बाद ये इवॉल्व होकर स्वॉर्ड डेमन्स डांस बन जाती है। ऐसी स्किल जो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए मेरी स्ट्रेंथ 200% बूस्ट कर देती है। मेरा हार्ट एक्साइटमेंट से रेस करने लगता है। अब समझ आया ये स्किल इतनी रेयर क्यों थी। इतनी इंसेन स्किल के लिए लोग पागल होकर फाइट करेंगे। हाई टियर स्किल बुक्स कॉम्बैट स्ट्रेंथ में लीप्स लेकर आती हैं। स्वॉर्ड डेमन्स डांस के साथ मैं अपने लेवल से ऊपर के एनिमीज से फाइट कर सकता हूँ। और सबसे टेरिफाइंग बात, ये स्किल एक बार और इवॉल्व कर सकती है और तब इसका बफ सिर्फ 200% नहीं रहेगा, इजीली 1000% तक जा सकता है। यहाँ का बिजनेस खत्म करके मैं सीधे विला डिस्ट्रिक्ट पहुंचता हूँ और इंस्टेंटली 10 मिलियन गोल्ड में एक विला खरीद लेता हूँ। सेल्स वुमन पूरी तरह स्टन रह जाती। अपने नए घर को देखते हुए अचानक मेरा मन मदर को कॉल करने का करता है। दूसरी तरफ वो शायद कुकिंग कर रही थी। नाइफ चॉपिंग की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। वो एंग्शियसली पूछती है, तुम कहाँ चले गए? तुम्हारे सारे फोन्स बंद आ रहा है। आज पूरा दिन शिफ्टिंग में निकल गया और तुमसे कांटेक्ट न होने की वजह से मैं बहुत वरिड थी। ये सुनकर मैं हेजिटेट करता हूँ, सोचता हूँ क्या उन्हें बताऊं कि मैंने खुद की विला खरीद ली है। तभी बैकग्राउंड में फादर की एंग्री वॉइस सुनाई देती है। वो ब्राट आज शिफ्टिंग के टाइम कहाँ गायब हो गया? इतना भी नहीं पता कि आकर हेल्प करनी चाहिए? ये सुनते ही मेरी आंखें इंस्टेंटली डार्क हो जाती हैं। सिंस मेरे पेरेंट्स ऑलरेडी कॉर्नर की विला में मूव कर चुके थे, मैं डिसाइड करता हूँ उन्हें कुछ नहीं बताऊंगा। इंस्टेड मैं मदर से कहता हूँ कि मुझे बास्केटबॉल जॉब मिल गई, फूड और लॉजिंग इंक्लूडेड। 2.5 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। फिर उनसे कहता हूँ कि आप वहाँ आराम से रहिए, मौका मिला तो मिलने आऊंगा। थोड़ी देर स्मॉल टॉक के बाद मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर देता। एम्प्टी विला को देखते हुए मेरा दिल भारी हो जाता। काफी देर तक मैं चुप खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे मेरी गेज हार्ड हो जाती। सेक्रेड मिलिट्री एकेडमी के जीनियसेस के अगेंस्ट कम्पीट करना डेफिनेटली इंटरेस्टिंग होने वाला था। लूकस, ली, मोना और कॉनर सब पार्टिसिपेट करने वाले थे, इसीलिए मुझे जितनी जल्दी हो सके उतना स्ट्रॉन्ग बनना था। मैं एक भी सेकंड वेस्ट नहीं करता, तुरंत विला छोड़कर एक नए डंजन की तरफ निकल पड़ता हूँ, फैंटम फॉरेस्ट। ये सेकंड टियर डंजन फ्लेम रिच से कहीं ज्यादा डेंजरस थी। अंदर मौजूद हर बीस्ट सेकंड टियर लेवल का था। डंजन एडमिनिस्ट्रेटर मेरी सेकंड टियर स्ट्रेंथ कंफर्म करता है और मुझे एंट्री दे देता है। मैं आसपास नजर दौड़ाता हूँ। आउटर एज पर हंड्रेड्स ऑफ पीपल खड़े थे। हर किसी से पावरफुल ऑरा निकल रही थी। सारे के सारे डोमिनेटिंग सेकंड टियर एक्सपर्ट्स। इनमें से कोई भी अकेले फ्लेम रिच डोमिनेट कर सकता था, लेकिन यहाँ सेकंड टियर डंजन में वो सिर्फ स्मॉल टाइम प्लेयर्स थे। एडमिनिस्ट्रेटर शायद मेरे थॉट्स पढ़ लेता है और कहता है, ये जगह सिर्फ सेकंड टियर लोगों के लिए नहीं है, यहाँ थर्ड टियर पावर हाउसेस भी आते हैं। मैं सरप्राइज होकर पूछता हूँ, लेकिन हायर टियर एक्सपर्ट्स को लोअर टियर डंजन्स में एंटर करने की परमिशन नहीं होती ना? एडमिनिस्ट्रेटर मिस्टीरियस स्माइल देता है। कुछ डंजन्स में वो रूल होता है, लेकिन फैंटम फॉरेस्ट अलग है। ये एक्चुअली मर्ज्ड मैप है। सेकंड टियर लोग सिर्फ आउटर रिम तक ही सूटेबल है। जैसे ही सेंट्रल जोन में जाओगे, डंजन थर्ड टियर बन जाती है। एडमिनिस्ट्रेटर क्लियरली मेरी स्ट्रेंथ को लुक डाउन करते हुए स्ट्रेंज चकल करता है। तुम जैसे प्यूनी सेकंड टियर किड को तुरंत यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना अंदर सिर्फ कैनन फॉडर बनोगे। लेकिन मैं बिना हेजिटेशन के उसका सजेशन रिजेक्ट कर देता हूँ, क्योंकि फैंटम फॉरेस्ट में सेकंड टियर आइटम्स की हाईएस्ट ड्रॉप रेट थी, खासकर एक आइटम स्वॉर्ड हार्ट, जो मेरी पावर ड्रामेटिकली बूस्ट कर सकती थी। एडमिनिस्ट्रेटर देखता है कि मैं जाने वाला नहीं हूँ, वो ज्यादा फोर्स नहीं करता। शायद पिटी में डिसाइड करता है कि मुझे किसी स्ट्रॉन्गर टीम में असाइन कर दे। मैं थैंक्स बोलकर टीम की तरफ बढ़ता हूँ। डंजन में एंटर करने के लिए एग्जैक्टली 5% पार्टी चाहिए होती है। ये एब्सोल्यूट रूल था, कोई इसे ब्रेक नहीं कर सकता था। लेकिन जैसे ही बाकी 4 पार्टी मेंबर्स मुझे देखते हैं, उनके चेहरे कढ़ारी के नीचे जैसे काले पड़ जाते हैं। आंखों में कंटेम्प्ट भर जाता है। एडमिनिस्ट्रेटर ने उन्हें लेवल 20 का वीकलिंग असाइन कर दिया था। मीनवाइल मैं भी उन्हें साइज अप करता हूँ। उनकी ऑरा देखकर साफ था कि हर कोई सेकंड टियर लेवल 50 प्लस पावर हाउस था। मैं तो बस कुछ दिन पहले सेकंड टियर में एंटर हुआ था। हमारे बीच ह्यूज गैप था। एक यंग मैन
मैन जिसके बैक पर बो था इरिटेशन में कंप्लेन करता है। एडमिनिस्ट्रेटर क्या सोच रहा था, हमें डेड वेट थमा दिया। दूसरा प्रीस्ट डिस्गस्ट से बोलता है, ये गाय सिर्फ लेवल 20 है, प्योर बर्डन। दोनों ओपनली मेरी इंसल्ट करते हैं, जैसे मैं वहां एग्जिस्ट ही नहीं करता। टीम का वॉरियर भी कंटेम्प्ट से मुझे देखता है। उसके हिसाब से मुझे साथ ले जाना प्योर यूजलेसनेस था, लेकिन उनकी फ्रस्ट्रेशन ये थी कि एडमिनिस्ट्रेटर के डिसीजन को कोई ओवरराइड नहीं कर सकता था जब तक मैं वॉलंटरीली विड्रॉ न कर लूं। इसीलिए चारों मुझे विशियस ग्लेयर देते हैं, कोशिश करते हैं कि प्रेशर में मैं खुद ही लीव कर दूं, लेकिन मैं एक्सप्रेशनलेस खड़ा उन्हें स्टेयर करता रहता हूं। क्लियरली विड्रॉ करने का कोई इंटेंशन नहीं। ये देखकर वो डीपली फ्राउन करते हैं, लेकिन जल्दी ही नया प्लान बना लेते हैं। इसे अंदर ले चलते हैं, फिर बाद में डिच कर देंगे। आखिर 4 लोग फॉरेस्ट पुश करने के लिए काफी थे। वो चारों ये बात लिटरली मेरे सामने डिस्कस करते हैं, जैसे मैं कोई इंसान नहीं हूँ। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का रॉएस्ट फॉर्म। आखिर इस दुनिया में सिर्फ स्ट्रेंथ वर्शिप होती थी, लेकिन उनका ये प्लान एक्चुअली मेरे फेवर में था। मुझे वैसे भी अकेले काम करना ज्यादा पसंद था, उससे सब कुछ आसान हो जाता था। डंजन में एंटर करते ही वो चारों ऑपोजिट डायरेक्शन में वॉक ऑफ कर जाते हैं। उनके जाते ही मैं स्वॉर्ड फ्लाइट एक्टिवेट करता हूँ और आसमान में सोर कर जाता हूँ। सेकंड टियर आइटम्स बॉसेस से हायर रेट पर ड्रॉप होती थी, इसीलिए मुझे सिर्फ बॉसेस हंट करके किल करने थे। मेरी स्किल्स के साथ मैक्स सेकंड टियर लेवल हिट करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 2.5 घंटे बाद मैं बोन माउंटेन्स पहुंचता हूँ। रूमर्स के मुताबिक यहाँ मैक्स लेवल सेकंड टियर बॉस मौजूद था, बोन जनरल। इन 2.5 घंटों में मैं ऑलरेडी 3 बॉसेस किल कर चुका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनमें से किसी ने भी वो आइटम ड्रॉप नहीं किया जो मुझे चाहिए था। डिसेंट गियर तक नहीं मिली, हालांकि मेरा लेवल सेकंड टियर 40 तक क्लाइम कर चुका था। ये अब चौथी बॉस लेयर थी जो मैंने लोकेट की थी। मैं अंदर जाने ही वाला था कि पीछे फुटस्टेप्स सुनाई देती हैं। इंस्टिंक्टिवली मैं मुड़ता हूँ और 5% ग्रुप को देखता हूँ। सबसे आगे एक यंग मैन था जिसके हाथ में स्टाफ और सिर पर ब्लू विजर्ड हैट थी। उसके साइड में मैक्स लेवल सेकंड टियर एल्डर ब्लैक रोब्स में खड़ा था। पीछे 3 और लोग थे और उनमें से 2 को मैं बहुत अच्छे से पहचानता था। वहां मेरा डियर ब्रदर कॉनर खड़ा था और लया उसकी आर्म से चिपकी हुई थी। दोनों किसी रोमांटिक एडवेंचर पर आए कपल जैसे बिहेव कर रहे थे। ये साइट देखकर मेरा दिल दर्द से भर जाता है। वो लड़की जो कभी मेरी फियांसे थी अब मेरे भाई की थी। जैसे ही सोफी मुझे देखती है उसके कूल फेस पर स्माइल फैल जाती है। इंसिडेंट के बाद से उसने मुझे दोबारा नहीं देखा था। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि यहाँ मुलाकात होगी। दूसरी तरफ लया मुझे कंटेम्प्ट से देखती है। उसके हिसाब से सब क्लियर था, चाहे मैं कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाऊं, मैं आखिर सिर्फ एक स्वॉर्ड्समैन हूँ, अकेले कभी राइज नहीं कर पाऊंगा। ट्रूली स्ट्रॉन्गेस्ट सिर्फ कॉनर था। पावरफुल क्लास, हाई टैलेंट, मेजर फैक्शन बैकिंग। उसके पावर हाउस बनने में सिर्फ टाइम की बात थी। मैं लया को पूरी तरह इग्नोर कर देता हूँ, जैसे वो एग्जिस्ट ही ना करती हो। फिर कॉनर की तरफ देखकर पूछता हूँ, तुम यहाँ क्यों आए हो? कॉनर कुछ नहीं बोलता। इंस्टेड सोफी स्माइल करते हुए आंसर देती है, हम यहाँ बिजनेस पर आए हैं। क्लैन के एल्डर इन्हें एक्सपीरियंस देने लाए हैं। लेकिन सोफी को मुझसे कामली बात करते देख लया तुरंत स्नीयर करती है, लेडी सोफी चलिए यहाँ से। अगर किसी ने हमें ट्रैश स्वॉर्ड्समैन के साथ खड़ा देख लिया तो हम लाफिंग स्टॉक बन जाएंगे। ये सुनते ही सोफी स्नैप कर जाती है, तुम चुप रहो कॉनर, अपनी वुमेन को कंट्रोल करो, ये मेरी नर्व्स पर चढ़ रही है। कॉनर तुरंत हेड लोअर करके अपोलोजाइज करता है, फिर लया को खींचते हुए रिजेंटफुल टोन में बोलता है, मैंने कहा था ना मत आओ, तुम ही इंसिस्ट कर रही थी। अगर लेडी सोफी ऑफेंड हो गई तो पछताओगी। लया स्टार्टल्ड होकर तुरंत चुप हो जाती है, लेकिन फिर भी अंडर हर ब्रेथ बड़बड़ाती है, ट्रैश स्वॉर्ड्समैन से बात करने लायक क्या है? अब तक मेरा उनसे डील करने का बिल्कुल मन नहीं बचा था। मैं टर्न करके जाने लगता हूँ, तभी पीछे से अचानक एक आवाज आती है, यंग मैन जरा रुको। टीम के पीछे खड़ा एल्डरली मैन आगे बढ़ता है। वही स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर था, सेकंड टियर लेवल 90 मेज इंस्ट्रक्टर एल्डर डेमियन। वो अपनी बियर्ड सहलाते हुए मुझे केयरफुली स्टडी करता है। ये यंग मैन ऑर्डिनरी नहीं है, इसकी ऑरा एक्चुअली सेकंड टियर की है। ट्रूली इंप्रेसिव। उसके चेहरे पर डीप एडमिरेशन साफ दिख रही थी। एल्डर डेमियन की बात सुनकर सोफी के फेस पर शॉक फैल जाता है। वो स्टन्ड होकर मुझे देखती है। पहली बार जब उसने मुझे देखा था तब मैं सिर्फ फर्स्ट टियर लेवल 18 था और अब सिर्फ कुछ ही दिनों में मैं ऑलरेडी सेकंड टियर पहुंच चुका था। मेरी प्रोग्रेस की स्पीड सच में शॉकिंग थी। कॉनर भी मुझे शॉक में घूर रहा था। उसने कभी इमेजिन नहीं किया था कि मैं ऑलरेडी सेकंड टियर पहुंच चुका हूं। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि मैं अकेले इतनी तेजी से लेवल अप कैसे कर रहा हूं। उसे खुद फर्स्ट टियर लेवल 90 तक पहुंचने के लिए कितनी पिल्स निगलनी पड़ी थी ये सिर्फ वही जानता था। इससे उसके मन में सस्पिशन पैदा होता है कि शायद मेरे पीछे कोई पावरफुल बैकर है, लेकिन मेरा फेस डार्क हो जाता है। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये ओल्ड मैन एक नजर में मेरा रेल्म देख लेगा। इससे मैं अनईजी महसूस करता हूँ। मैं एल्डर डेमियन से पूछता हूँ, आपने कैसे पता लगाया? वो काम टोन में कहते हैं, तुम्हारी ऑरा बेहद रिच है, शार्प और अनमिस्टेकेबल। उसे नोटिस ना करना मुश्किल है। उनकी आंखों में एडमिरेशन उभर आती है। वो गेज किसी ऐसे इंसान की थी जो टैलेंट को ट्रेजर करता हो। फिर वो पूछते हैं, क्या तुम्हारी ऑरेलियस फैमिली ज्वाइन करने में इंटरेस्ट है? मैं कुछ देर साइलेंट थॉट में डूब जाता हूँ। अब से मुझे अपनी ऑरा रेन इन करनी होगी, उसे फ्रीली लीक नहीं होने देना, वरना दूसरे लोग तुरंत मेरी हैंड देख लेंगे। मैं पोलाइटली एल्डर डेमियन का इन्विटेशन डिक्लाइन कर देता हूँ। मुझे फ्रीडम पसंद है, मैं किसी बंधन में नहीं रहना चाहता। कॉनर क्वाइटली राहत की सांस छोड़ता है। अगर मैं सच में ऑरेलियस फैमिली ज्वाइन कर लेता तो उसे अंदर तक चोट लगती। उसके साइड में खड़ी लाया डिस्डेन से स्कॉफ करती है, अनग्रेटफुल फूल। मेरा रिफ्यूजल सोफी को डिसअपॉइंट कर देता है। इतना गिफ्टेड यंग मैन और फिर भी ऑरेलियस फैमिली उसे क्लेम नहीं कर सकती। लेकिन एल्डर डेमियन
लॉस पर ज्यादा ड्वेल नहीं करते। इंस्टेड वो काइंड स्माइल के साथ